जय हिंद दोस्तों, मैं पारस सिंह तोमर एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यहाँ भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं। अभी हमारी 2-3 क्लासेस हुई हैं। हम इनिशियल स्टेज इन द सेंस कि भारत की संविधान सभा की शुरुआत होने से पहले हमारे संविधान के एक्सपीरियंस ने कितनी लंबी जर्नी तय की है, क्यों हमें ज़रूरत महसूस होने लगी कि हमारे देश को एक संविधान चाहिए, एक संगठित व्यवस्था चाहिए जिसके अनुरूप इस देश को चलाया जा सके। तो वो जर्नी अचानक से नहीं शुरू हुई थी, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा था। ठीक है, तो उसी बैकग्राउंड के बारे में मैं कल आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो बिना ज़्यादा वक्त जाया करते हुए उन पॉइंट्स को एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि कल मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक व्यवस्था की शुरुआत हुई कहाँ, इंग्लैंड में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। LIC नहीं, EIC है। ठीक है, इस व्यवस्था में मैंने आपको बताया था सबसे कोर में थे COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाहर थे COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। यहाँ थे शेयर होल्डर्स। ठीक है, और ये पूरी व्यवस्था क्या थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो ये व्यवस्था हम पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, COP कौन थे, शेयर होल्डर्स कौन थे, ये सारी चीज़ें बताई थी। आज इसी पे थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हुए कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हमारी चर्चा मुख्यतः रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना में दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना बनाते हैं। ये EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके दो पहलू थे। दो पहलू इन द सेंस, कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे, कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, कैसे ऑपरेट कर रहे थे। तो कुछ लोग थे जो कहाँ थे, लंदन में। और कहाँ से ऑपरेट होती थी? भारत से। एक लंदन से ऑपरेट करते थे, एक भारत से ऑपरेट करते थे। यहाँ जो लंदन में है वो एक तरह से इस कंपनी की गृह सरकार थी। जैसे हमारे भारत में गृह सरकार नहीं होती, होम मिनिस्टर होते हैं। गृह सरकार मीन्स एक निश्चित सीमा के अंदर संचालित होने वाले कामों को कंट्रोल करने वाली संस्था, गृह मंत्रालय। ठीक है, तो इसको हम गृह सरकार भी कहते थे। यही कौन थी? ये कंपनी ही तो थी। अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कंपनी का, तो ये कौन थी? ये कंपनी थी। ठीक है, जिसको यहाँ से, दैट मीन्स लंदन से, कौन ऑपरेट कर रहा था? COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग इसको लंदन से ऑपरेट कर रहे थे। तो भारत में कौन ऑपरेट कर रहा था फिर? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा तबाही तो भारत में मचाई थी ना। तो ये जो COD हैं, ये नियुक्तियां करते थे। क्या करते थे? नियुक्तियां। ये लोग नियुक्तियां करते थे। किसकी नियुक्तियां करते थे? हाँ, किसकी करते होंगे? भारत में गवर्नर की। गवर्नर, करते थे। उसके बाद गवर्नर कौन हो गया था? गवर्नर जनरल। जनरल। बाद में क्या कहने लगे? आफ्टर 1857 की क्रांति, ये हो गया था हमारा वायसराय। ठीक है, ये तीनों एक ही थे। ज़रूरत के हिसाब से इनके नाम और इनकी पदवी और इनके कार्य करने का नियंत्रण जितने पे होना चाहिए उनको बस बदला गया था। ये सभी एक ही थे। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा कि
बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि गवर्नर कौन होता था, गवर्नर जनरल कौन होता था। कुछ ऐसे भी रहे हैं जो गवर्नर भी थे, गवर्नर जनरल भी थे, वायसराय भी थे, लेकिन जब इंग्लैंड के राजा की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे वायसराय होते थे, जब सेना के प्रमुख होते थे, सेना को संचालित करते थे, गवर्नर जनरल होते थे, जब एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करते थे, गवर्नर होते थे। ठीक है, तो इसी तरह से इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कब किस पदवी पर किस तरह से ये लोग काम किया करते थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की ये संरचना है ईआईसी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कहाँ से ऑपरेट हो रही थी, एक लंदन से ऑपरेट होती थी और एक भारत से ऑपरेट होती थी। ठीक है, मुख्य भूमिका कहाँ की रहती थी, लंदन की। काम संचालित कहाँ होता था, जो भी इनका कार्य था, जो कार्यशैली थी, वो भारत में होती थी, और भी जो हमारे साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनमें भी। यही क्या थी, गृह सरकार, इसी को हम कहते थे कंपनी। इनको कौन संचालित कर रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग लंदन में बैठ करके खुद नहीं आते थे यहाँ पे, किसे नियुक्त करते थे, ये नियुक्तियाँ करते थे गवर्नर की, गवर्नर जनरल की, वायसराय की, इन सब की ये नियुक्तियाँ करा करते थे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्लियरिटी ना हो, मुझे लगता है क्लियरिटी होगी, क्यों नहीं, होनी भी चाहिए। तो समझ आया, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी प्रणाली की शुरुआत हुई जिसको बनाने वाले तो बैठे हैं किसी दूसरे देश में, जिसको संचालित किया जा रहा है किसी दूसरे देश में, उसके संचालन की प्रणाली जिनके हाथ में है वो कहीं और बैठे हैं, और वो जिसके हाथ में है वो कहीं और बैठे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं कि जब तक संविधान सभा का निर्माण होगा तब तक हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले एक रूपरेखा तैयार करेंगे ना, पृष्ठभूमि तैयार करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का प्रयास 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ से अप्रूवल मिलता है। ठीक है, कि वो एक कंपनी को बना सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। कंपनी का व्यापार प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्ट आएंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि 1726। ठीक है, 1726 का हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। हम 1757 पढ़ेंगे। ठीक है, 1757 पढ़ेंगे। यहाँ क्या हुआ था बता देता हूँ, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ। फिर हम 1764 में आएंगे। यहाँ क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जो अंग्रेजों ने किया, हमारे यहाँ कानून बनाए, कंपनी को आगे ले जाने के लिए उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं लाई, किस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ पर शासन करने वालों को दबाया युद्ध के माध्यम से, कौन सा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कौन सा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था अंग्रेजों का, तब जा करके वो जीते थे। ठीक है, इस तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तब नेक्स्ट क्या आएगा, बक्सर के बाद हम पहुंच जाएंगे 1773 में। ये आएगा एक चार्टर एक्ट। ठीक है, 1773 में आएंगे। 1793 ये सारे एक्ट आ रहे हैं जिनकी अभी मैं डेट बता रहा हूँ सिर्फ, फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले 1599 में क्या हुआ, कैसे कैसे प्रपोजल गए थे, कितने रुपए खर्च हुए थे इन लोगों के ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में, किन लोगों ने साइन किए थे, कितने लोग थे उस समय पे, अध्यक्ष कौन था, ठीक है, सदस्य कौन थे, इंपॉर्टेंट सदस्य,
शुरुआत हुई तो भारत में आने के लिए सबसे पहले जो इन्हें परमिट मिला वो कितने साल के लिए मिला था, क्या करने के लिए मिला था, सिर्फ व्यापार कर सकते थे या कुछ और भी कर सकते थे। 1726 में इन्होंने क्या किया, 57 में क्या किया, 1764 में क्या हुआ, 1773, 1793, इस तरह से। नेक्स्ट चलें तो 1784 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, यहाँ पर आ गए थे हम। फिर 84 पहले आना चाहिए था, 93 बाद में, ठीक है, यहाँ पर आ गए। उसके बाद चार्टर एक्ट की शुरुआत यहाँ से हो रही है, यहाँ आए थे हम। उसके बाद हम आ गए थे 1813 में। फिर नेक्स्ट हम आए थे 20 साल के लिए आगे बढ़ा, एक तरह से कहें तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा 1833 में। इसके बाद 1853 में, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो 1857 यहाँ हो गई क्रांति और कंपनी का सपना यहाँ पर हो गया चकनाचूर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, क्राउन एक्ट 1858, यानी कि कंपनी भारत का शासन सीधे तौर से किसके हाथ में चला गया, क्राउन के। ठीक है, तो ये संरचना हमने पढ़ी। एक तरह से मैं बता रहा हूं कि हमें भारत की संविधान सभा के शुरू होने से पहले क्या क्या पढ़ना है। आज मैं बस आपको ये चीज़ बता रहा हूं, ठीक है। कंपनी की स्थापना का प्रयास, कंपनी का स्थापित हो जाना, 1726 का एक्ट आना, 1757 में लड़ाई का होना प्लासी की, 1764 में बक्सर का युद्ध होना, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का आना, 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करते हुए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 का लाया जाना, 1793 में अगले 20 सालों के लिए चार्टर एक्ट का आना, ठीक है। 1813 में फिर से 20 साल के लिए चार्टर एक्ट को एक्सटेंड किया जाना, यानी कंपनी के शासन को आगे बढ़ाया जाना। 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, इसका आना। 1853 का चार्टर एक्ट आना। 1857 में क्रांति हो जाना, आंतरिक अशांति की वजह से या सैनिक विद्रोह की वजह से, या पब्लिक जो है उसको उसके अधिकार ना मिलने की वजह से, या फिर भारतीयों का भारत का शासन स्वयं निर्धारित करने की इच्छा की वजह से, जो भी वजह रही हम सारी चीज़ जानेंगे। उसके बाद कंपनी से शासन खत्म होकर के क्राउन के हाथ में चला जाना, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पे कुछ नहीं छूटने वाला, एक एक पे हम क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या क्या उसके की पॉइंट्स थे, क्यों वो एक्ट लाया गया, ठीक है, क्या उसकी रिलेवेंसी थी कंपनी से, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इनमें पढ़ेंगे। कौन से चार्टर एक्ट में शिक्षा की व्यवस्था करी गई, कौन से में क्या किया गया, किस में कहाँ जाकर के सेना में भर्ती होना शुरू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।